हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो हम साइंस में पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 11th क्लास से। तो 2 पार्ट हमारे इसके आ चुके हैं इस लेसन के। अब हम 3rd पार्ट पढ़ेंगे और 2 पार्ट में हमने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा और लॉ ऑफ केमिस्ट्रीज के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे 4th पार्ट में, 3rd पार्ट में हमारा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होती है और ये कैसे क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ ये जो बताई गई हैं ये हैं। तो सबसे पहले देखो, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी डाल्टन के द्वारा दी गई थी इन 1808 के अंदर। ठीक है, तो डाल्टन ने क्या कहा, देखो, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। मैटर के अंदर क्या होते हैं, इंडिविजुअल एटम होते हैं। ठीक है, ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास। अगर हमारे पास एक ही एलिमेंट है, हमारे पास कोई एलिमेंट है, तो उसके अंदर बहुत सारे एटम होते हैं और वो सारे एटम एक ही जैसे प्रॉपर्टी के होते हैं। सबकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं, उनका मास भी आइडेंटिकल होता है। तो एक एलिमेंट में एक ही तरीके के बहुत सारे एटम होते हैं। ठीक है, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की सेकंड पोस्टुलेट थी। थर्ड जो है ये क्या कहती है कि कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स इन द डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो। तो जैसे कंपाउंड कैसे बनेगा, जब एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट एक दूसरे के साथ किसी फिक्स रेशियो में अगर कंबाइन होते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। तो ठीक है, तो कंपाउंड के अंदर क्या होता है, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं किसी एक फिक्स रेशियो के अंदर, तो वहाँ पे कंपाउंड बनता है। जैसे कि हमने पढ़ रखा है कि कंपाउंड और मिक्सचर क्या होगा, 2 और मोर एलिमेंट अगर कंबाइन होते हैं इन एनी रेशियो, कोई फिक्स रेशियो ना हो, तो वो मिक्सचर कहलाता है। लेकिन एक फिक्स रेशियो में अगर एलिमेंट कंबाइन हो जाते हैं तो वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, हम कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखो, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड दीज आर नॉट क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, जब 2 या 2 से अधिक एटम्स या फिर मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो आपस में रीअरेंज होते हैं। तो रीअरेंज होके रिएक्टेंट की फॉर्म में वो हमें क्या दे देते हैं, प्रोडक्ट दे देते हैं। तो उसके अंदर ना तो उनका मास क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, वो क्या हो जाते हैं, एटम्स रीअरेंज हो जाते हैं। और एटम्स भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होते, वो क्या होते हैं, एक जैसे एक कंपाउंड बना रहे हैं वो आपस में कंबाइन होके और फिर वो किसी दूसरे कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं, मतलब रीअरेंज हो जाते हैं, ना तो डिस्ट्रॉय होते हैं ना ही क्रिएट होते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और बताया गया है इसमें, जैसे कि सबसे पहले होता है एटम। एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। और एटम जो वर्ड है वो एटोमियो से लिया गया है, एटोमियो, जिसका मतलब होता है इंडिविजुअल। मतलब एटम एक ऐसा पार्ट है जिसको हम और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर बोला गया था कि एटम को हम और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, ये स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट है। और ये एटोमियो वर्ड से आया है। एटोमियो का ग्रीक में मीनिंग जो होता है वो होता है इंडिविजिबल। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी यहाँ पे हमारी पूरी होती है। अब हम करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला। तो मोलिकुलर जो मास होता है ये क्या होता है, देखो, मोलिकुलर मास क्या होता है, हम किसी भी मोलिक्यूल के लिए उसका मोलिकुलर फॉर्मूला लिखते हैं और उसके अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं उन सभी का मास अगर हम कंबाइन कर दें तो वो उसका मोलिकुलर मास हो जाएगा। ठीक है, तो मोलिकुलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल। किसी भी मोलिक्यूल के अंदर बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, अगर हम उन एटॉमिक मासेस को कंबाइन कर दें, उनके मास को कंबाइन कर दें, टोटल मास, तो जो मास हमें मिलेगा वो क्या होगा, उसका मोलिकुलर मास होगा। जैसे कि हमने किसके लिए किया है, मीथेन के लिए हमें मोलिकुलर मास निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि मीथेन के अंदर हमारे पास एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो हम क्या करेंगे, इसके मास को कंबाइन करेंगे। जैसे कि हमारे पास कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12.0114। ठीक है, और हमारे पास हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1.008। अगर हमारे पास 4 हाइड्रोजन है तो हम क्या करेंगे, 1.008 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है 16.043 यूनिट।
ठीक है। तो यूनिट को, जो एटॉमिक मास है उसको हम एटॉमिक मास यूनिट में भी मेज़र करते हैं, AMU से डिनोट करते हैं, और एटॉमिक मास यूनिट में भी इसको मेज़र करते हैं, और यहाँ पे इसको यूनिट में लिख रखा है। ठीक है, तो ये 16.043 यूनिट जो है ये हमारा क्या आ गया, मीथेन के लिए मॉलिक्यूलर मास आ गया। वैसे ही हम किसी और एटम के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास वाटर का निकालना है, तो वाटर के अंदर हमारे पास क्या हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए और 1 ऑक्सीजन हो गया। तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 या फिर 1.008 होता है अगर हमें बिल्कुल एग्जैक्ट लेना हो तो, लेकिन हम क्या लेके चलते हैं, इसको 1 लेके चलते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए हमारा एटॉमिक मास क्या होता है, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन का देखो एटॉमिक नंबर देखेंगे तो कितना होता है, 8 होता है, तो इसका मास कितना हो जाएगा, 16, और एक ही हमारे पास क्या है, एटम है, तो 1 इंटू ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर का एटॉमिक वेट यहाँ पे 2 + 16 कितना हो जाएगा, 18। तो 18 यूनिट जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, वाटर के लिए इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो इस टाइप से किसी भी एटम का अगर हमें निकालना है, किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो हमें एटम्स का पता होना चाहिए। अगर आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से लर्न है तो आप हर एक एटम का एटॉमिक मास वहाँ से निकाल सकते हो, और इसको टोटल सम करके आप क्या निकाल सकते हो, उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। फिर एक होता है फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास क्या होता है, देखो, सम सब्सटेंस डू नॉट कंटेन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल एज देयर कंस्टिट्यूएंट यूनिट। जैसे कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड जो होता है इसकी 3D स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, 6 सोडियम क्लोराइड, 6 सोडियम और 6 क्लोरीन आपस में एक दूसरे को ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं 3 डायमेंशनल में। तो अगर हमें फॉर्मूला मास निकालना है तो फॉर्मूला मास क्या होगा, सिंगल यूनिट के लिए मास होगा। ठीक है, जैसे कि क्योंकि ये जो है ये एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं होता, इसकी कोई भी क्या है, कंस्टिट्यूएंट यूनिट नहीं होती अलग से। इसमें क्या होते हैं, 6 सोडियम क्लोराइड, मतलब एक सोडियम को 6 क्लोरीन आप ऐसे बाहर से उसको घेरे हुए रखते हैं, तो इस टाइप से आपस में कंबाइन होते हैं, तो 6 सोडियम क्लोराइड की यूनिट होती है। तो फॉर्मूला मास क्या होगा, एक ही यूनिट का अगर हम मास कैलकुलेट करें, अगर बहुत सारी यूनिट ऑफ मास कंबाइन होके वो मॉलिक्यूल बना रही हैं, अगर एक का ही हम कैलकुलेट करें तो वो क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला मास हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे हम देखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है, कितनी अमाउंट ऑफ किसी भी एटम के अंदर कितनी परसेंटेज में वो एटम प्रेजेंट है, वो उसकी क्या हो जाएगी, परसेंटेज कंपोजिशन हो जाएगी। जैसे कि हमें किसी भी एटम का मास परसेंट निकालना है कि टोटल मास में उसके मास का कितना परसेंट प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 100 करेंगे। जैसे कि हम परसेंटेज निकालते हैं, ऊपर हम वो क्वांटिटी लेते हैं जिसका कि हमें निकालना है परसेंटेज, जैसे कि मास परसेंट निकालना है तो वो उस एटम का मास लेंगे जिसकी हमें परसेंटेज निकालनी है, डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, मोलर मास करेंगे, और मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, मास परसेंट मिलेगा। उसके बाद देखो एक होता है इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, देखो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द वेरियस एटम प्रेजेंट। बहुत सारे एटम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर हम उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो देखें तो वो क्या होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। जैसे कि हमारे पास शुगर है C6H12O11, ठीक है, तो इस टाइप से C6H12O6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसका सिंपलेस्ट रेशियो देखें तो वहाँ पे देखो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों का अगर सिंपलेस्ट रेशियो देखें तो 1:2:1 होता है, मतलब 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इनको 6 टाइम करेंगे तो कार्बन क्या हो जाएगा, 6, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 2 से 2 का 2 टाइम 12 हो जाएगा। ठीक है, 2 का 6 टाइम 12 हो जाएगा, और वैसे ही ऑक्सीजन का 6 टाइम 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। तो ग्लूकोज या फ्रुक्टोज बोल सकते हैं। तो ये जो CH2O ये जो हमारा फॉर्मूला हो गया, ये हमारा क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला है। ठीक है, और ये जो C6H12O6 है ये हमारे पास इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब हम आगे वाला
तो अब हम लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? तो द सब्सटेंस दैट इज टोटली कंज्यूम्ड इन ए रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। कोई भी रिएक्शन हो रही है और जो सब्सटेंस सबसे पहले कंज्यूम हो जाए कंप्लीटली, उसको हम क्या बोलेंगे? उसका लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। ठीक है, बिकॉज इट डिटरमाइन और लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि उसकी हेल्प से ही हम जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनता है तो उसकी हम लिमिट को डिटरमाइन करते हैं, उसकी अमाउंट को डिटरमाइन करते हैं इसकी हेल्प से। जैसे कि हमारे पास क्या है, 2H2 + O2 क्या बनेगा? 2H2O बनेगा। तो यहाँ पे अगर हमने 10 मोल ऑफ क्या लिया है? हाइड्रोजन लिया है, 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन लिया है। तो जो हमारे मोल बिफोर रिएक्शन है वो 10 है हाइड्रोजन के लिए, 7 है ऑक्सीजन के लिए, और जो प्रोडक्ट है वो हमारा बना नहीं है अभी। ठीक है, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो मोल आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन के लिए 0, ऑक्सीजन के लिए 2, और यहाँ पे H2O के लिए कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या है कि जो हमारा ऑक्सीजन है उसके हमने 7 मोल हैं, हाइड्रोजन हमारे क्या है? 10 मोल हैं, और यहाँ पे वाटर जो है हमारा आफ्टर रिएक्शन जो बन रहा है वो 10 मोल बन रहा है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के मोल जो हैं वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं जब हमारे पास क्या आता है। तो इसके अंदर अगर हम लिमिटिंग रिएजेंट देखेंगे तो हाइड्रोजन हमारा क्या होगा? इसमें लिमिटिंग रिएजेंट होगा। वो रिएजेंट जो जल्दी ख़त्म हो जाता है रिएक्शन में से उसको हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे, जो कि टोटली कंज्यूम हो जाता है जब हमारी रिएक्शन हो रही है तो। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास जो वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, वो क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है देखो यहाँ पे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन हम ले रहे हैं, और यहाँ पे अगर बैलेंस कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 2 है, इसके आगे कितना है? 1 है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम इसका 1 अमाउंट में ले रहे हैं तो ये क्या है? ये 2 अमाउंट में इसका यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो जब हम इसके 5 मोल लेंगे तो इसके 10 मोल क्या हो जाएंगे? कंज्यूम हो जाएंगे। मतलब इसके 5 मोल में इसके 10 मोल कंज्यूम हो जाएंगे, तो इसके 2 मोल जो हैं वो बचे हुए होंगे, लेकिन हाइड्रोजन के मोल जो हैं वो क्या हो जाएंगे? कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगी हाइड्रोजन जब हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा 10 मोल ऑफ H2O। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो पहले ख़त्म हुआ है, इसलिए यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट जो है पहले कंज्यूम हुआ है, तो हाइड्रोजन हमारे लिए क्या है? इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट है। अब देखो एक रिलेशन होता है मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला के अंदर, तो वो क्या होता है? तो मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, मोलिकुलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास का अगर हम रेशियो लेंगे तो वो n के बराबर आएगा। n क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था पीछे ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका क्या है? मोलिकुलर है। ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला है। और अगर इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला देखें तो CH2O होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम इसका मोलिकुलर मास निकालें, ठीक है, इसका मोलिकुलर मास निकालें और इसका मोलिकुलर मास निकालें और इन दोनों का रेशियो लें तो वो n के बराबर आएगा। तो यहाँ पे n क्या होगा? देखो यहाँ पे अगर हम इसको 6 टाइम करते हैं तो हमारा क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला मोलिकुलर फॉर्मूले में कन्वर्ट होता है। तो जो इसका मास है ये इसके मास से क्या है? 6 टाइम है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी? 6 आएगी। ठीक है, अगर हम इसके मास को, ग्लूकोज के मोलिकुलर मास को अगर हम इसके एम्पेरिकल फॉर्मूले के मास से डिवाइड करते हैं तो इसके लिए n की वैल्यू क्या आएगी? 6 आएगी, क्योंकि ये इसका क्या हो रहा है? इसके सारे एटम्स इससे 6 टाइम है। तो ये हमारा रिलेशन है एम्पेरिकल मास और मोलिकुलर फॉर्मूला मास के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। ठीक है, NCERT में से कंप्लीटली हमने इसको डिस्कस कर लिया है। तो देख लेते हैं आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने आज की क्लास में डाल्टन थ्योरी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, डाल्टन थ्योरी क्या होती है, उसके क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं, उन सभी के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने मोलिकुलर मास क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या होता है, ठीक है, और मास जो होता है उसके परसेंटेज को हम कैसे निकालते हैं। और अब हमने क्या पढ़ा है? लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ा है। लिमिटिंग रिएजेंट वो कंपाउंड होता है जो पहले कंज्यूम हो जाए, टोटली कंज्यूम हो जाए और रिएक्शन उसके बाद ना हो, चाहे दूसरा जो कंपाउंड है वो उसमें बचा रहे, लेकिन जो एक भी अगर कंज्यूम हो गया तो वो क्या हो जाएगा? उसके लिए
लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मोलिकुलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला के अंदर क्या क्या रिलेशन है, तो इस टाइप से हमने इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।